अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जुर्म और सज़ा की ये तफ्तीशी कहानी उन लोगों की खुशफहमी की कहानी है जो समझते हैं कि बाप दादा की जागीर और दौलत और फिर ऊपर वालों की खुशामद इन्हें हर जुर्म की सज़ा से बचा सकती है। फिर ये उन जुराम पेशा लोगों की कहानी भी है जो इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि वो कानून को जुल्म दे सकते हैं और पुलिस को भी गुमराह करने की महारत रखते हैं। ये तश्कील पाकिस्तान से 2-2.5 साल पहले की वारदात है। मैं इस वक्त सूबा बिहार के एक कस्बे अमरपुर में SHO हुआ करता था। इस वक्त ये कस्बा कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं था, ब्रांच लाइन पर वाक़ था। अलबत्ता इसकी अहमियत ये ज़रूर थी कि बड़े ही ज़रख़ेज़ इलाके में था और इस कस्बे में 4-5 हिंदू ख़ानदान ऐसे आबाद थे जिन्हें ग़ालिबन ये भी सही तौर पर मालूम नहीं था कि इनकी कितनी अराज़ी है। यूँ कह लीजिए कि यही 3-4 ख़ानदान मील हा मील तक ज़रई इलाके के मालिक थे। इनके मुतालिक ये कहना बिल्कुल सही था कि इनके घरों में घड़े और मटके नोटों से भरे रहते थे। इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ जागीर और इतनी ज़्यादा दौलत के बावजूद ये लोग अंग्रेज़ों के आगे पीछे रहते थे और दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए फ़िरौन बने रहते थे। वो चूँकि ताजिर और दुकानदार नहीं थे, इसलिए इनमें हिंदुओं वाला बनियापन नहीं था, ना ही इनमें हिंदुओं वाली रवायती बुज़दिली और फ़रेबकारी थी। मुसलमानों की तरह कुशादा ज़र्फ़ भी थे और खून खराबे की हद तक मार धाड़ करने की हिम्मत भी रखते थे। एक शाम 4-5 बजे के दरमियान 2 हिंदू थाने में आए। इनमें एक से मैं वाकिफ़ था। वो इस कस्बे में अनाज की तिजारत करता था, यानी इन बड़े जागीरदारों और ज़मींदारों से अनाज खरीदकर बड़े शहरों की मंडियों में पहुंचाया करता था। इसके साथ जो दूसरा आदमी था वो भी इसी की उम्र का हिंदू था। इसके चेहरे पर घबराहट देखकर मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैंने अपने जानने वाले हिंदू से पूछा कि वो किस तरह आए हैं। उसने दूसरे हिंदू का तारुफ कराते हुए कहा कि वो भी गल्ले की मंडी का ताजिर था और इसका नौजवान बेटा लापता हो गया था। बेटे की उम्र 18-19 साल थी और ये उसका छोटा बेटा था। इसने तफसील ये बताई कि वो अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया था। मैं इससे अपने मतलब की बातें पूछता जा रहा था। ये वक़ूआ इस तरह हुआ कि 7-8 नौजवान लड़कों ने शिकार पार्टी बना रखी थी। इनके पास 2-2 नाली बंदूकें थीं और एक लड़के के पास 1 नाली बंदूक थी। इनमें ज़्यादातर लड़के घोड़ों पर जाते और 2-3 पैदल जाया करते थे। इस सुबह भी वो शिकार को गए। 2 हिरन नजर आए, बेशतर इसके कि हिरन भाग जाते। एक लड़के ने दूर से एक हिरन पर कारतूस फायर कर दिया। हिरन यूं गिरा कि पिछली टांगों पर बैठा फौरन उठा और भाग गया। इससे ये जाहिर होता था कि हिरन की पिछली टांगें कारतूस के छर्रों से जख्मी हुई हैं, इसलिए मरा नहीं और उसके ताक़ुब में जाकर उसे पकड़ा जा सकता था। जो लड़के घोड़ों पर सवार थे उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। इनके साथ 3 शिकारी कुत्ते भी थे, जिनमें से एक इस लड़के का था जो लापता हो गया था। ये लड़का एक घोड़ी पर सवार था जो उसकी अपनी नहीं थी, किसी से मांगी थी या गालिबन किराए पर लाया था। इस लड़के का नाम नरोत्तम दास था और नरदास के नाम से पुकारा जाता था। उसका बाप जो बयान दे रहा था वो इसे लड़कों ने बताया था। यही वजह थी कि वो मेरे चंद एक सवालात के जवाब न दे सका। इन लड़कों ने नरदास की गुमशुदगी के मुतालिक वापस आकर उसके बाप को ये बताया कि जख्मी हिरन जंगल में कहीं गायब हो गया और उसकी तलाश में लड़के जंगल में बिखर गए। बहुत देर बाद सब इकट्ठे हुए तो इनमें नरदास नहीं था। 2 कुत्ते वापस आ गए थे और नरदास का कुत्ता न आया। लड़के जो घोड़ों पर सवार थे वो नरदास की तलाश में चले गए। 2.5-3 घंटों बाद वापस आए। इन्हें नरदास की घोड़ी मिल गई। नरदास भी गायब था और उसका कुत्ता भी। सारी शिकारी पार्टी मायूस होकर वापस आ गई और नरदास के बाप को उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। आजकल लोगों के घरों में डकैती की वारदातें होती हैं तो भी लोग थाने जाने से डरते हैं कि कोई सुनवाई नहीं होगी और उल्टा अपने ऊपर ही फड्डा बन सकता है। अब तो दिन दहाड़े किए हुए कत्ल भी हजम हो जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ों का दौरे हुकूमत था जब सिर्फ तकरीरें ही नहीं होती थीं कि अवाम के दरवाजे पर इंसाफ मुहैया किया जाएगा, बल्कि अवाम को अमलन इंसाफ मिलता था। अंग्रेज़ अपनी ज़ात की तौहीन बर्दाश्त कर लेता था, अपने कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता था।
नरदास के बाप ने उसके दोस्तों की बातें सुनी तो अपने इस ताजिर दोस्त से बात की और दोनों फौरन थाने आ गए। इन्हें यकीन था कि थाने में इन्हें इनका पूरा पूरा हक मिलेगा और इंसाफ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। मेरे जहन में एक ही बात कई ख्यालात और इम्कानात आए, जिनमें एक ये था कि अंधाधुंध कारतूस फायर किया गया होगा और नरदास छर्रों की सद में आ गया और मर गया। इन सब लड़कों ने गिरफ्तारी और सजा के डर से नरदास की लाश को कहीं दफन कर दिया और आकर उसके बाप को ये कहानी सुना दी। एक इम्कान ये भी जहन में आया कि नरदास घोड़ी से गिरकर मर गया होगा और इन लड़कों ने उसकी लाश कहीं गायब कर दी कि इन पर कोई शक व शुबा ना हो। इस जंगल में शेर चीते जैसा कोई दरिंदा भी नहीं था कि यह खतरा होता कि गुमशुदा लड़के को कोई दरिंदा ले गया है। इस जंगल में आमतौर पर हिरन और छोटे जानवर पाए जाते थे। ये तो मैं तस्लीम कर ही नहीं सकता था कि नरदास को जमीन ने निकल लिया हो या इसे जिन भूत उठा ले गए हों। अगर वो खुद ही किसी वजह से कहीं जाने का इरादा रखता तो घोड़ी पर ही जाता और उसका कुत्ता कुत्तों की फितरत के मुताबिक उसका पीछा न छोड़ता। मैंने नरदास के बाप से पूछा कि उसके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी अदावत होगी। बाप को कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे बहुत से सवालात के जवाब ये लड़के ही दे सकते थे और मुझे जो भी कार्रवाई करनी थी वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर करनी थी, क्योंकि गुमशुदगी के सिलसिले में और भी खतरात थे। गुमशुदा लड़का नरदास के बाप ने एक और बात ये बताई कि नरदास के दोस्त जब उसे घर आकर ये वाकया बता रहे थे, उस वक्त नरदास का कुत्ता जंगल से वापस आ गया। कुत्ता बहुत बेचैन था। नरदास के बाप की टांगों के साथ चक्कर काटता और कभी रुककर उसके मुंह की तरफ देखता था, कभी वापसी चल पड़ता और चंद कदम चलकर फिर वापस आ जाता। कुत्ता भौंक या गुर्रा नहीं रहा था, बल्कि बड़ी बेचैनी से ऊ ऊ जैसी आवाज़ें निकालता था। इनमें से किसी ने भी न सोचा कि कुत्ता ये इजहार कर रहा था कि उसे उसका मालिक नहीं मिल रहा और न जाने वो कहाँ गायब हो गया है। बाप कुत्ते को घर बांधकर थाने आ गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब हिंदू थे और कुत्ते की फितरत से वाकिफ नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि हिंदू घरों में कुत्ता रखते ही नहीं, इसे वो नजस और नापाक जानवर समझते हैं। पंडित यानी ब्राह्मण तो कुत्ते को देखकर मुंह फेर लेते हैं। इन लड़कों ने कुत्ते पाल लिए थे। मैंने बताया कि इस इलाके के हिंदू रवायती हिंदुओं से बहुत मुख्तलिफ थे। मैंने नरदास के बाप से पूछा कि इस कुत्ते के साथ ज़्यादा प्यार कौन करता था। बाप ने जवाब दिया कि वो तो घर में कुत्ते को रखना पसंद करता ही नहीं था, इसलिए सिर्फ नरदास ही कुत्ते के साथ लगा रहता और वही उसे बाहर ले जाता था। ये सुनकर मुझे कुछ अफसोस हुआ। इस कुत्ते को अगर बांधने की बजाय खुला छोड़कर उसके पीछे चल पड़ते तो कुत्ता उन्हें वहां तक ले जाता जहां उसके मालिक की लाश पड़ी मिलती। अब ये काम मुझे करना था और मेरा ख्याल था कि अच्छा खासा वक्त ज़ाया कर दिया गया है। मुझे वो घोड़ी भी देखनी थी जिस पर नरदास जंगल में गया था और घोड़ी उसके बगैर मिली थी। मुश्किल ये पैदा हो रही थी कि सूरज गुरूब हो रहा था। मैंने बहुत गौर किया और इस फैसले पर पहुंचा कि पूरी रात ज़ाया करना ठीक नहीं। मैं इसी वक्त उठा, एक सीनियर हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल साथ लिए, 3 बड़ी टार्चें भी साथ ले लीं और मैं चल पड़ा। सबसे पहले मैं कस्बे के इस महल्ले में गया जहां मुझे इस शिकार पार्टी के तमाम लड़के मिल सकते थे। इन सबको बुलवाया। फिर वो घोड़ी बमेसीन मंगवाई जिस पर नरदास शिकार करने गया था। इस घोड़ी और सीन को बड़ी ही अच्छी तरह देखा। कोई ऐसा निशान नजर न आया जिससे मुझे कोई सुराग या शक मिलता। मैं ज्यादातर खून के निशान देख रहा था, लेकिन मुझे मायूसी हुई। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लड़कों के बयानात लेता। इस दौर में घोड़ों और घोड़ियों की कोई कमी नहीं थी। मैंने कुछ घोड़े मंगवा लिए और उस तरफ चले जिधर ये लड़के शिकार के लिए गए थे। तमाम लड़कों को भी साथ ले लिया। मैं रास्ते में इन लड़कों से पूछता और सुनता रहा कि शिकार पर क्या कुछ हुआ था। मुसलसल तफ्तीश तो थाने में बैठकर करनी थी। नरदास के कुत्ते को भी साथ ले लिया था। इस वक्त कुत्ता मेरी निगाह में सबसे ज्यादा अहम था। नरदास के बाप को भी साथ ले जाना था, लेकिन इसका बड़ा भाई साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि बाप इतनी मशक्कत बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। जब हम 3-3.5 मील दूर से शुरू होने वाले जंगल में दाखिल हुए, उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। खुशकिस्मती थी कि चांद निकला हुआ था और तकरीबन पूरा था। चांदनी बड़ी ही साफ थी। चांदनी ना होती तो भी हमारे पास टार्चें थीं। कुत्ता खुला हुआ था और वो हमसे आगे निकल गया। मेरी नज़र कुत्ते पर थी। मैंने सबको पीछे ही रोक दिया, सिर्फ नरदास के भाई को साथ रखा।
और हम दोनों कुत्ते के पीछे चले गए। तकरीबन आधा मील आगे एक नदी आ गई। पानी गहरा नहीं था, बमुश्किल घुटनों तक होगा। कुत्ता वहां रुक गया और बहुत बेचैन होने लगा। ये कुत्ते की फितरत है कि अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। मालिक कहीं हादसे का शिकार हो जाए, जख्मी हो जाए, मारा जाए, कुत्ता घर आकर ऐसी बेचैनी का इजहार करता और बाहर को दौड़ता है कि घर के अफराद समझ जाते हैं कि कोई हादसा हो गया है। वो कुत्ते के पीछे चल पड़ते हैं और कुत्ता उन्हें जाए हादसा तक ले जाता है। नरदास तो इस कुत्ते से बहुत ही प्यार करता था। मैं समझ गया कि नरदास नदी के पार गया है। मैं अब कुत्ते पर ही भरोसा नहीं कर सकता था, वक्त जाया हो रहा था। मैं वापस आ गया। अब लड़कों से पूछना शुरू किया कि कहाँ से उन्होंने हिरन पर बंदूक फायर की थी और फिर किस तरह वो नरदास को ढूंढते रहे थे, उसकी घोड़ी कहाँ से मिली, वगैरह वगैरह। वो 7 नौजवान थे। सबसे छोटी की उम्र तकरीबन 18 साल और सबसे बड़े की 24 साल के लगभग थी। मैंने इन्हें वार्निंग दे दी कि इनमें से किसी ने झूठ बोला या कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मैं इसे नरदास की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार कर लूंगा। अगर कोई लड़का कोई ऐसी बात बताना चाहता हो जो उसके सामने कहने वाली ना हो तो वो मुझे अलग से बता दे। इन नौजवान लड़कों से मैंने फर्दन फर्दन भी पूछगछ करनी थी, लेकिन मैं वहां सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये लड़के क्या बताते हैं और हर लड़के का बताने का अंदाज और मूड क्या है। यूं कह लें कि मैं एक या एक से ज्यादा मुश्तबों की तलाश में था। लड़कों ने बताना शुरू किया। मैंने देखा कि 4 लड़के ज्यादा बोलते थे और इनमें एक जो सबसे बड़ा था सबसे ज्यादा बोलता था और उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे शिकार पार्टी का सरबराह या कमांडर हो। वो कुछ रौब और बरतरी से बात करता था। ये जहन में रखें कि ये तमाम लड़के हिंदू थे। हम पहली बार शिकार खेलने नहीं आए थे, इस नौजवान ने फैसला सुनाने के अंदाज में कहा। कई बार आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़का लापता ही हो गया हो। ये लड़का नरदास कुछ ऐसा वैसा ही था, खुद ही कहीं भाग गया है, घोड़ी और कुत्ता पीछे छोड़ गया है। ऐसा वैसा से तुम्हारी क्या मुराद है, क्या मतलब है? मैंने इससे पूछा। तुम इसके दोस्त हो, उसने तुम्हें जरूर बताया होगा कि वो घर से भागना चाहता है, तुम भागने की वजह भी जानते होगे। लड़कियों के पीछे फिरने का शौकीन था, उसने जवाब दिया। इसने किसी को बताया तो नहीं। ये मेरा अपना ख्याल है कि किसी और गांव की किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात थे और इस लड़की के साथ कहीं भाग गया है। 3-4 लड़कों ने उसकी तायद कर दी। मैंने इन लड़कों का ये शक जहन में रख लिया, लेकिन इसे एक शक की ही सूरत में रखा। हर किसी की बात पर यकीन कर लेने से तफ्तीश उलझ जाती है, कामयाबी नहीं हो सकती है। मैंने इस लड़के के मुतालिक किसी खास बात की वजह से महसूस किया कि इससे मुझे कोई ना कोई सुराग या काम की बात जरूर मिल जाएगी। इस लड़के का तारुफ यूं है कि उसका बाप इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था और अंग्रेजों की तरफ से भी इसे कुछ ज़राई ज़मीन बतौर जागीर मिली थी, इसलिए मैं इसे जागीरदार ही कहूँगा। बहुत ही दौलतमंद आदमी था। इसे किसी रियासत का राजा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन औलाद के मामले में वो बदकिस्मत निकला। उसकी 5 बेटियां थीं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी थी और एक जवानी में दाखिल हो गई थी। बाकी 2 अभी लड़कपन की उम्र की थीं। लड़का यही एक था और ये शिकार का शौकीन था। बाप ने इसे बड़ी आला नस्ल की घोड़ी दे रखी थी। उसका नाम जगन्नाथ था और जग्गू के नाम से पुकारा जाता था। मैं जब अपनी इस पार्टी के साथ वापस थाने पहुंचा तो आधी रात होने को आ गई थी। थाने में मेरा स्टाफ मेरे इंतजार में बेदार था। एएसआई और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल से कहा कि सुबह इस इलाके के तमाम नंबरदार, जिन्हें दरअसल मुखिया कहा जाता था, थाने में आ जाएं। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल से कहा कि वो इश्तहार शोरो गौगा तैयार कर ले और गुमशुदा लड़के नरदास के भाई से पूछकर उसका हुलिया और उम्र वगैरह अच्छी तरह लिख ले। नरदास का बड़ा भाई मेरे साथ ही थाने आ गया था। ये पुलिस की ज़रूरी कार्रवाइयाँ थीं जिनकी तफसीलात से आपको दिलचस्पी नहीं होगी। शिकार पार्टी के तमाम लड़कों को मैंने खुद ही कह दिया था कि वो सुबह थाने आ जाएं। मैं अगली सुबह अपने मामूल के वक्त से कुछ पहले थाने जा पहुंचा। थाने में और भी कुछ काम और मसाइल थे, लेकिन मेरे जहन पर नरदास सवार था। इसकी एक वजह ये थी कि गुमशुदा लड़के को ढूंढना मेरा फर्ज था और दूसरी वजह ये कि वो हिंदुओं की गालिब अक्सरियत का इलाका था, बल्कि पूरे का पूरा सूबा हिंदुओं की अक्सरियत का था। हिंदुओं के तो जैसे धर्म में लिखा है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। मैं जानता था कि मेरी थानेदारी हिंदुओं को चुभती है। अपने इलाके में हिंदू मुसलमान थानेदार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
इस सूरत हाल में मुझे बहुत ही मोहतात होना पड़ता था कि ज़रा सी भी कोताही ना हो और इंतहाई मुश्किल और पेचीदा तफ्तीश में भी कामयाबी हासिल करूं। किसी मजबूरी के तहत भी ज़रा सी कोताही हो जाती तो हिंदू मुझे सब इंस्पेक्टर से एएसआई या हेड कांस्टेबल बना देते। सबसे पहले तो ये कार्रवाई की कि इर्द गिर्द के थानों को कवायद ज़वाबित और कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक इत्तला भिजवा दी, जिसमें नरदास का हुलिया, उम्र वगैरह लिखा था। हर थाना जानता था कि इस इत्तला पर उन्हें क्या करना है। शिकार पार्टी के सारे लड़के आ गए और जिन नंबरदारों को बुलवाया था वो भी एक एक करके आने लगे। मैं सबसे पहले इन्हें ये बताना चाहता था कि वक़ुआ क्या है और उन्हें क्या करना है। जब वो आ गए तो मैंने उन्हें अपने दफ्तर में बिठाकर बताया कि एक लड़का शिकार के दौरान लापता हो गया है, उसे सारे जंगल में ढूंढना है। मेरा मतलब दरअसल ये था कि उसकी लाश की तलाश करनी है। वो खुद भी जानते ही थे, लेकिन मैंने इन्हें याद दिलाया कि जहाँ कहीं वो गिद्ध उतरते देखे वहाँ पहुँचे। हो सकता है कि वहाँ गुमशुदा लड़के की लाश ही पड़ी हो। ये तो मुझे यकीन था कि ये लोग कोताही नहीं करेंगे। पुलिस और अंग्रेज बादशाह को खुश करना तो इनके जैसे मजहब में शामिल था। जागीरदार के बेटे जगन्नाथ के शक के पेश नज़र मैंने इन नंबरदारों से कहा कि ये खोज लगाने की भी कोशिश करें कि किसी गांव में किसी घर की लड़की लापता हो गई हो। अगर ऐसा हो तो मुझे फौरन इत्तला दें। दरअसल ये लोग पुलिस के काबिल एतमाद मुखबिर होते थे और पुलिस की तरह तफ्तीश भी कर सकते थे। इन्हें फारिग करके मैंने शिकारी लड़कों की तरफ तवज्जो दी। इन लड़कों को बारी बारी अपने पास बिठाया, इनसे इस तरह पूछगछ की जैसे लीमू निचोड़ा जाता है। बहुत जिरा की, लेकिन सिवाय एक के किसी से भी कोई इशारा न मिला जो तफ्तीश में मेरी मदद करता। सिर्फ जगन्नाथ ने एक हिंदू लड़के के मुतालिक बताया कि उसके साथ निर्दास की लड़ाई हुई थी, जो बड़ों तक जा पहुंची थी और फिर मामला रफे दफे हो गया था। मैंने लड़ाई की वजह पूछी तो जगन्नाथ ने बताया कि जाहिर ये किया गया था कि पैसों के लेन देन पर झगड़ा था, लेकिन असल वजह कोई लड़की थी जिसे निर्दास ने छेड़ा था या दस्तराजी की थी। इस लड़की के मुतालिक मैंने पूछा तो जगन्नाथ ने बताया कि बड़ा लड़ाका लड़का है, इसका शुमार बदमाशों में भी होता है। दरअसल जगन्नाथ निर्दास के मुतालिक ये शक सही साबित करने की कोशिश कर रहा था कि निर्दास लड़कियों का शिकारी था और उसकी गुमशुदगी में किसी लड़की का ही अमल दखल जरूर है। मैंने जगन्नाथ से इस लड़के का नाम पता पूछ लिया और उसे थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल को भेज दिया और इन लड़कों को ये कहकर फारिग कर दिया कि वो अपने तौर पर निर्दास का खोज लगाने की कोशिश करते रहें। जिस लड़के को बुलवाया गया था वो आ गया। इससे पूछा कि निर्दास उसके साथ उसकी लड़ाई क्यों हुई थी। उसने बताया कि ये कमोबेश 3 महीने पहले का वाकया है और लड़ाई पैसों के लेन देन पर हुई थी। मैंने अपने अंदाज से सवालों जवाब करके ये मालूम करने की कोशिश की कि इस लड़की की वजह कोई लड़ाई थी या नहीं, इस लड़ाई की वजह कोई लड़की थी या नहीं। उसने बड़े पुख्ता लहजे में बताया कि किसी लड़की का इस लड़ाई में इशारा तक शामिल नहीं था। ना नरदास ने किसी लड़की को छेड़ा था और ना इस लड़के को किसी लड़की के साथ कोई दिलचस्पी थी। बेशक नरदास से मेरी लड़ाई हुई थी, उसने कहा, लेकिन मैं इस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं थोपूंगा जो बिल्कुल ही बेबुनियाद हो या जिसका मुझे इल्म ही ना हो। मुझे किसी ने बताया था कि नरदास लड़कियों के पीछे फिरता है। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? पहले ये बताएं कि आपको किसने बताया है? उसने पूछा। मैंने ज़रा सोचा और उसे बता देना ही बेहतर समझा। उसे बताया कि ये जगन्नाथ की राय है और इसने ये भी कहा कि नरदास किसी गांव की लड़की के साथ भाग गया है। इस लड़की के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जगन्नाथ को ये बात अपने मुतालिक कहनी चाहिए थी। उस नौजवान ने कहा, दरअसल बात कहने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये राज में रखें कि मैंने ये बात कही थी। जगन्नाथ अपने आप को राजकुमार समझता है। इसे पैदा करने वालों ने इसे फजूल लाड प्यार से पाला है कि सिवाय ऐश करने के कुछ और जानता ही नहीं और लड़कियों के पीछे फिरने वाली घटिया आदत का ये खुद आदी है। ये भी आपको बता दूं कि किसी अच्छे और अमीर खानदान की कोई लड़की से मुंह नहीं लगाती। अपने मज़ारों और नौकरों चाकरों की बहू बेटियों के साथ इश्कबाजी करता रहता है। मैं एक बात और कहूँगा जिसका मुझे पूरा यकीन तो नहीं, लेकिन अंदर अंदर ये बात सुनी सुनाई जाती है कि जगन्नाथ की एक बहन निर्दास से मिलती मिलाती है। मेरे 2 दोस्तों ने उन्हें 2-3 बार खेतों में ज़रा दूर दूर एक दूसरे को इशारे करते देखा है। क्या इसका जगन्नाथ को इल्म है? मैंने पूछा।
मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इस नौजवान ने जवाब दिया। मुझे जो कुछ मालूम था वो बता दिया है। मैंने इस लड़की की ज़बान से इस मामले के मुतालिक कुछ और उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यकीन करना पड़ा कि ये कुछ नहीं जानता। मुझे इस सवाल का जवाब अपने मुखबिरों से मिल सकता था। मैंने इस नौजवान को फारिग कर दिया। इसके बाद 4-5 दिन गुजर गए थे। थाने में बहुत से और काम और केस थे। इनकी तरफ भी तवज्जो देनी थी और इसके साथ ही मैं नरदास का खुरा खोज लगाने में भी लगा रहा। देहात से मुझे कोई तसल्ली बख्श इत्तला नहीं मिल रही थी। नंबरदारों ने दूर दूर तक का जंगल खोज मारा था। नरदास की लाश न मिली और वो किसी को जिंदा भी नजर न आया। मुखबिरों ने अपनी लंबी लंबी रिपोर्टें दी, लेकिन कोई खास बात मालूम न हुई। अलबत्ता 2 मुखबिरों ने बताया कि जगन्नाथ की बहन और नरदास का आपस में कोई चक्कर जरूर चल रहा है, लेकिन कोई ये न बता सका कि जगन्नाथ को इसका इल्म था या नहीं। जगन्नाथ से बराह रास्त मालूम करना मुमकिन नहीं था। वो ऐसी बात कभी न मानता, क्योंकि ये उसकी बहन का मामला था। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ा कारामद पॉइंट था, जो किसी न किसी जरिए से मुझे वाज़ेह करना था। मैंने जगन्नाथ की इन बातों को जो उसने जंगल में मेरे साथ की थी और फिर थाने में उसके साथ जो सवाल और जवाब हुए थे, अपने जहन में ताज़ा किया और फिर ख़ास तौर पर उसके बोलने के अंदाज पर गौर किया तो कुछ ऐसा शक पैदा होने लगा जैसे नरदास को उसने गायब कराया है और उसकी वजह सिर्फ यह हो सकती है कि उसने अपनी बहन को कभी नरदास के साथ देख लिया होगा। एक रोज़ डाक में मुझे एक लिफाफा मिला। मैंने खोलकर ख़त पढ़ा। इतना अरसा गुजर जाने के बाद मुझे ख़त की पूरी तहरीर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं रही, और बताइए अच्छी तरह याद है कि ख़त में लिखा था। मैंने सबसे पहले वो ये देखा कि ख़त किसने लिखा है, लेकिन इस पर किसका नाम लिखा हुआ नहीं था। लिफाफे पर डाकखाने की मोहर देखी। इससे पता चला कि ख़त इसी कस्बे से पोस्ट किया गया है। यह ख़त मेरे लिए हैरान कुन था। हैरत की वजह यह थी कि तालीम की कमी थी और लड़कियों में तो तालीम बहुत ही कम थी। किसी अमीर कबीर ख़ानदान की लड़कियां 8 और हद से ज़्यादा 10 जमातें पढ़ लेती थीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह गुमनाम ख़त लिखने का तसव्वुर ही नहीं था। मैं इस राय पर पहुँचा कि यह ख़त किसी अमीर ख़ानदान की लड़की का है। ख़त में इस लड़की ने लिखा था कि अपना नाम जाहिर नहीं कर सकती वरना कत्ल हो जाऊंगी। आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि नरदास मुझसे मोहब्बत करता था और मेरे दिल में इसकी जो मोहब्बत है उसका अंदाज़ा शायद कोई भी ना कर सके। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि नरदास गुम नहीं हुआ, बल्कि इसे गुम किया गया है। इसकी वजह मेरी और नरदास की मोहब्बत है। नरदास अब तक कत्ल हो चुका होगा और शायद उसकी लाश आपको कभी भी ना मिले। मुझे जिस रोज़ यकीन हो गया कि नरदास कत्ल हो गया है, तो मैं अपने आप को अपने हाथों कत्ल कर दूंगी। अगर आप नरदास को जिंदा बरामद कर लेते हैं, तो अगले रोज़ सुबह आप अपने घर के सहन में नोटों की एक गट्ठी पड़ी हुई पाएंगे, जो मैं रात के वक्त आपके घर फेंक दूंगी। ये ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि ये ख़त हिंदी में लिखा था, उर्दू में नहीं था, और ना ही हिंदू उर्दू को कबूल करते थे। मैं हिंदी लिखना पढ़ना जानता था। ये ख़त अपने पास महफूज कर लिया। कोई आम आदमी होता या कोई अनाड़ी थानेदार होता तो वो फ़ौरन जगन्नाथ को बुलाकर उसके आगे ये ख़त रख देता और पूछता कि इस ख़त का क्या मतलब है, और बताओ नरदास कहाँ है। मुश्तबे और मुलजिम ऐसे सवालों का जवाब इनकार की सूरत में ही दिया करते हैं। सही जवाब लेने के लिए शहादत ज़रूरी होती है। मैंने इसी वक्त 2 कांस्टेबलों को बुलाया और इन्हें शिकारी पार्टी के तमाम लड़कों के नाम पते देकर दौड़ाया कि उन्हें थाने ले आएं। जगन्नाथ को ना बुलाया। जो लड़का सबसे पहले आया, मैंने उसे अपने पास बिठा लिया। अब मेरा रवैया दोस्ताना नहीं था, बल्कि थानेदारी रौब वाला था। मैंने इस लड़के से पहली बात ये कही कि सच बोल दो, वरना हवालात में बंद कर दूंगा और रात को इतना तशद्दुद करूंगा कि तुम 3 दिन बाद होश में आओगे। इस तरह कुछ और सख्त कलामी से मैंने इस लड़के के दिमाग पर कब्जा कर लिया। मैं ये मालूम करने की कोशिश में था कि वो लड़की कौन है जिसकी मोहब्बत नरदास के साथ थी और इसमें जगन्नाथ का रोल क्या है। इस लड़के ने रोती हुई आवाज़ में बताया कि वो नरदास का भी और जगन्नाथ का भी दोस्त है, लेकिन इन दोनों की ज़बान से उसने कभी इसका नाम नहीं सुना। तुम बकवास करते हो, मैंने लड़के से कहा। तुम इस लड़की को जानते हो जिसे नरदास भी चाहता है और जगन्नाथ भी। तुम ये भी जानते हो कि नरदास को उसकी रकाबत की वजह से गायब किया गया है। ये लड़का रो पड़ा और अपने मज़हब की कस्में खाकर मुझे यकीन दिलाने लगा कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं।
मैंने उसे ये कहकर बाहर बिठा दिया कि वो सोचे समझे और सही जवाब दे। इसके बाद मैंने बारी बारी 3 और लड़कों को बुलाया। उन्होंने भी लाइलमी का ही इजहार किया। इसके बाद जो लड़का आया उसने कुछ बातें बताईं। उसे मैंने पहले लड़कों की तरह दहशतज़दा कर दिया था। दरअसल हो ये रहा था कि जूं-जूं लड़के मेरे सामने आकर ये कहते गुजर जाते थे कि इन्हें नहीं मालूम तू मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे यकीन हो गया था कि सब लड़कों को नहीं तो 1-2 लड़कों को ज़रूर मालूम होगा कि मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ। ये लड़का मेरे सामने आया तो मेरा गुस्सा उरूज को पहुंचा हुआ था। मैंने गरज कर इसे डांटा और ऐसी धमकियां दी कि इसका रंग पीला पड़ गया। इस लड़के ने बता दिया कि वो लड़की जिसकी नरदास के साथ मोहब्बत थी वो जगन्नाथ की बहन है, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि इस बात का जगन्नाथ को इल्म था या नहीं। इस सवाल का जवाब मुझे उसके बाद आने वाले लड़के ने दिया। ये लड़का नरदास का ज़्यादा गहरा दोस्त था और इनकी आपस में राजदारी भी थी। उसने बताया कि नरदास और जगन्नाथ की बहन की मोहब्बत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि इनकी शादी ना हो सकी तो वो घर से भाग जाएंगे। नरदास ने अपने इस दोस्त को ये भी बताया था कि जगन्नाथ को अपनी बहन की इस मोहब्बत का इल्म हो गया है और उसने अपनी बहन को डांट डपट भी की है। नरदास को ये बात जगन्नाथ की बहन ने बताई थी, लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि जगन्नाथ ने नरदास से कोई बात न की। नरदास का ये दोस्त हैरान था कि जगन्नाथ तो इंसान को इंसान समझता ही नहीं, लेकिन नरदास को उसने कुछ भी ना कहा। इसकी वजह एक ही हो सकती है, मैंने कहा। जगन्नाथ बहन की शादी नरदास के साथ कर देने का फैसला कर चुका होगा। ये बात शायद सही ना हो, इस लड़के ने कहा। हमारे साथ एक और लड़का है जो जगन्नाथ का सबसे ज्यादा गहरा दोस्त है और इस लड़के की बहन जगन्नाथ की इस बहन की सहेली है। इनका एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता है। मैंने इस लड़के को बाहर भेजकर दूसरे को, जिसकी बहन जगन्नाथ की बहन की सहेली थी, उसे बुलाया। इस ख्याल से कि वो कोई बात छुपा न ले, मैंने उसे कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है, इससे सिर्फ तस्दीक करनी है और अगर इसने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो इसे गिरफ्तार कर लूँगा। इसका लड़के पर अच्छा असर पड़ा। इससे ये पूछने की बजाय कि शिकार के दौरान क्या हुआ था, मैंने कहा कि वो जगन्नाथ की बहन और नरदास की मोहब्बत की तमाम बातें बताए और ये भी कि इस मामले में जगन्नाथ का रवैया कैसा था। उसने तस्दीक कर दी कि इस लड़की और नरदास की मोहब्बत इनके दिलों में बहुत ही गहरी उतरी हुई है। इसका मतलब दरअसल ये था कि वो दोनों इश्क और मोहब्बत के इस मकाम तक पहुंच गए थे जहां से वापसी नामुमकिन होती है। मैं इस लड़के से इसके बयान के अंदर से ही बातें निकालकर सवाल करता जा रहा था। इस तरह जो सूरत हाल मेरे सामने आई वो मैं आपको सुनाता हूँ। ये किस्सा यूँ था कि जगन्नाथ की बहन, जिसका नाम गालिबन शांति था, इस लड़के की बहन की हमराज सहेली थी और ये बहन अपने भाई को शांति की बातें बताती रहती थी। एक रोज़ बहन ने अपने भाई से कहा कि अपने दोस्त निर्दास को बता दो कि वो शांति का ख्याल दिल से निकाल दे, वरना जगन्नाथ कोई खतरनाक हरकत कर गुजरेगा। बात ये हुई थी कि जगन्नाथ को पता लग गया था कि उसकी बहन शांति के ताल्लुकात निर्दास के साथ हैं। जगन्नाथ ने अपनी बहन को सिर्फ डांट डपट नहीं की थी, बल्कि 2-4 थप्पड़ भी मारे थे। एक बात बताओ, मैंने इस लड़के से पूछा, क्या जगन्नाथ ने निर्दास को कुछ भी नहीं कहा था? कुछ भी नहीं, इस लड़के ने जवाब दिया। मैं तो खुद हैरान था कि नरदास के साथ जगन्नाथ का सलूक बर्ताव पहले जैसा ही रहा। जगन्नाथ अपने आप को इस इलाके का महाराजा समझता है और किसी न किसी के गले पड़ जाता है और ये बात उसके लिए काबिल फ़ख्र होती है। इससे मुझे शक हुआ कि जगन्नाथ के इरादे खतरनाक हैं। मैंने नरदास को ये बात बताई तो उसने कहा कि शांति उसे पहले ही बता चुकी है और जगन्नाथ उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। कई दिन गुजर गए तो मुझे इत्मीनान हो गया कि जगन्नाथ निर्दास के मामले में ठंडा हो गया है और खतरा टल गया है। इसके बाद इस लड़के ने जो बयान दिया वो मुख्तसरन यूँ था कि जगन्नाथ ने अपने तमाम दोस्तों से कहा कि फलां दिन शिकार को चलते हैं और कम से कम 2 हिरन मार कर लाएंगे। ये लड़का जब ये बयान दे रहा था तो मैंने इससे पूछा कि तुम हिंदू लोग गोश्त तो खाते नहीं, फिर हिरन के शिकार का तुम्हें क्या फ़ायदा मिलता है? उसने बताया कि जगन्नाथ के घर में गोश्त खाया जाता है और बाकी दोस्तों में से 3-4 चोरी छुपे खा लेते थे। शिकार का बाकी फ़ायदा इतना ही था कि हमारी तफरी और खेलकूद हो जाती थी। फिर इस लड़के ने बताया कि उसने ख़ास तौर पर देखा कि जगन्नाथ निर्दास के पीछे ही पड़ गया था कि शिकार पर ज़रूर चले।
दोस्तों को तो इतना ही कह देना काफ़ी होता था कि फला दिन शिकार पर चलना है, लेकिन नरदास को जगन्नाथ बार बार कहता था कि वो ज़रूर चले। फिर वो शिकार पर चले गए। जब ये लड़का शिकार की तफसीलात सुना रहा था तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि अब वो मुझे अच्छी तरह याद करके बताए कि जब जख्मी हिरन के पीछे सब लड़के गए थे तो कौन कौन कहाँ कहाँ था और सब किस तरह बिखरे थे और वो खुद कहाँ था। इस लड़के ने जहन पर जोर दे देकर मुझे बताना शुरू कर दिया। मैं दरअसल ये जानना चाहता था कि इसके ताक़ुब में जब सब बिखर गए उस वक्त जगन्नाथ कहाँ और नरदास कहाँ था। लड़के ने बताया कि इत्तेफाक से उसकी नज़र जगन्नाथ पर थी। उसने देखा कि जगन्नाथ ने खासी दूर जाकर अपनी घोड़ी नरदास की घोड़ी के करीब करके एक तरफ इशारा किया और कहा कि नरदास ने घोड़ी इस तरफ मोड़ी और सरपट दौड़ा दी। इस तरफ गहरे खड्ड भी थे और कुछ टीकरियां भी थी। नरदास इनकी ओट में चला गया। इसके बाद नरदास हमें नजर न आया। इससे आगे जंगल ज़्यादा गुंजान हो जाता है। मैं जब रात के वक्त इस इलाके में गया था तो वहां तक नहीं पहुंचा था जहां की बात ये लड़का सुना रहा था। इसकी इस बात से मैंने चंद एक सवाल निकाले। लड़के ने सोच सोच कर हर सवाल का जवाब दिया और मेरा ये शक मुस्तहकम हो गया कि नरदास को जगन्नाथ ने ही गायब करवाया है। जगन्नाथ ने नरदास को यही कहा होगा कि हिरन इस तरफ जा रहा है और तुम उधर से इसे रोको। अब मैं तुमसे एक बड़ी ही नाजुक बात पूछने लगा हूँ। मैंने कहा, अगर तुमने ये बात हर किसी को बताई तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और पुलिस को धोखा देने के जुर्म में कम से कम 1 साल सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगा। अपनी बहन से पूछकर मुझे बताओ कि शांति ने पुलिस को ख़त लिखा है। तुम अभी चले जाओ और अपनी बहन से इस तरह पूछना कि मेरा जिक्र ना हो और गलत बयानी भी ना हो। लड़के ने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं किसी को पता न चलने दूं कि ये राज उसने मेरे आगे खोला है। ये बातें मुझे बताकर लड़का पूरी तरह मेरे कब्जे में आ गया था और अब उस पर मेरा भी खौफ तारी था और जगन्नाथ का भी। वो चला गया। 1-2 लड़के रह गए थे। मैंने इन्हें बारी बारी बुलाया, इनसे पूछगछ की, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं जानते थे। मैं भी अब रस्मी कार्रवाई कर रहा था। काम की बातें तो मुझे मालूम हो ही गई थी। तकरीबन 1 घंटे तक वो लड़का आ गया और बड़ी अच्छी खबर लाया। इससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि इस लड़के की बहन और जगन्नाथ की बहन शांति की कितनी गहरी राजदारी थी। लड़के ने बताया कि उसकी बहन को पहले ही मालूम था कि शांति ने मेरे नाम खत पोस्ट किया है। शांति ने अपनी सहेली को बता दिया था। इस सहेली ने शांति से कहा कि उसने कोई अच्छी कार्रवाई नहीं की, इससे उसका भाई पकड़ा जाएगा। शांति ने कहा कि उसने खत पर अपना नाम नहीं लिखा और अगर उसका भाई जगन्नाथ पकड़ा जाता है तो इसकी इसे खुशी होगी। मैं ये बात सुनकर समझ गया कि शांति को भाई ने मारा पीटा था और वो इंतकाम ले रही थी और यह भी कि उसे यकीन था कि उसके महबूब नरदास को जगन्नाथ ने गायब करवाया है। अब मैंने जगन्नाथ को थाने बुलवाया। वो अपनी आला नस्ल की घोड़ी पर आया और दूसरे घोड़े पर उसका जागीरदार बाप सवार था। मैं अपने दफ्तर में बैठा था। बाहर से जगन्नाथ के बाप की हाकिमाना आवाज़ आई, कहाँ है तुम्हारा दरोगा? मुझे कुछ ऐसी ही तवक्को थी कि ये शख्स अपने बेटे के साथ आएगा और इसका अंदाज हाकिमाना ही होगा। एक कांस्टेबल इन दोनों को मेरे दफ्तर में लाया। मैंने उठकर इस जागीरदार से हाथ मिलाया और दोनों को बिठाया। आपने मेरे बेटे को थाने क्यों बुलाया है? जागीरदार ने अपने बारोब अंदाज से पूछा। आपका बेटा इस शिकार पार्टी का सरबराह था जिस पर पार्टी का एक लड़का लापता हो गया है। मैंने कहा, इस सिलसिले में उससे कुछ बातें मालूम करना है। ज़रूर करें, जगन्नाथ के बाप ने हुक्म के लहजे में कहा। जो पूछना है मेरी मौजूदगी में पूछ लें, मैं इसे अपने साथ ही लेके जाऊंगा। महाराज, मैंने कहा, बेहतर है कि आप चले जाएं। मुझे जो पूछना है वो मैं सिर्फ इससे ही पूछूंगा। तफ्तीश ऐसी है कि किसी गैर मुतल्लिका आदमी को पास नहीं बिठाया जा सकता। इस शख्स के चेहरे पर रऊनत के तासुरात और ज़्यादा नुमायां हो गए। उसके निगाह में मेरी एक कमज़ोरी तो यह थी कि मैं मुसलमान था और वो मुझे अपना ग़ुलाम समझता था, जबकि वो खुद अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और इस पर वो फ़ख्र भी करता था और उसे अपनी ताकत भी समझता था। जंग अज़ीम में इस किस्म के जागीरदारों और ब्लैक से दौलत कमाने वाले ताजिरों ने वॉर फंड में बहुत चंदा दिया था और ये समझते थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों को ख़रीद लिया है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि अंग्रेज़ अपने कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करता। इस शख्स ने मुझे बड़े बारोब तरीके से इस बात पर लाना शुरू कर दिया कि मैं इसकी मौजूदगी में उसके बेटे से पूछगछ करूं। आखिर मुझे थानेदारों के लहजे में बोलना पड़ा, लेकिन वो पक्का ढीठ बना हुआ था। आखिर
میں نے उसे ये कहकर उठाया कि वो मेरे डीएसपी के पास चला जाए और मेरी शिकायत उसके आगे रखे। इसके बाद भी वो अड़ा रहा और महाराजों की तरह बोला कि मैं अपने बेटे को साथ ले जा रहा हूँ। मैंने एक हेड कांस्टेबल को आवाज़ दी, वो दौड़ा आया। मैंने जगन्नाथ की तरफ इशारा करके कहा कि इसे हवालात में बंद कर दो। हेड कांस्टेबल ने आगे बढ़कर जगन्नात का बाजू पकड़ा। उसका बाप उठा और हेड कांस्टेबल को ज़रा पीछे कर दिया और बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में मुझे कहा कि मैं ऐसी ज़्यादती ना करूं। मैंने उसे बताया कि पुलिस को कैसे कैसे इख्तियारात हासिल हैं और इस हवालात में तो अंग्रेज़ भी बंद रहे हैं। मैं बाहर बैठता हूँ, जागीरदार ने कहा। जी नहीं महाराज, मैंने कहा, आप थाने की हदूद से बाहर चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो मैं आपको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लूँगा कि आप तफ्तीश में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बेहतर है कि आप फ़ौरन यहाँ से चलते फिरते नजर आएं। वो मुझे रऊनत और नफरत से घूरता हुआ मेरे दफ्तर से निकल गया और फिर मैंने उसे थाने की हदूद से निकलते भी देखा। कान खोलकर सुन लो जगन्नाथ, मैंने कहा, यहाँ तुम्हारे पिताजी का हुक्म नहीं चलेगा। बादशाही अंग्रेज़ों की है, तुम्हारे पिताजी की नहीं। मैं जो पूछूं वो सच बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुमने ये सोचा कि तुम्हारा बाप तुम्हें छुड़ा लेगा तो ये खुशफहमी अपने जहन से निकाल दो। पूछें क्या पूछना है, जगन्नाथ ने कहा। मैंने पहली बात इससे ये पूछी कि ये कहाँ तक सही है कि इसकी बहन नरदास को चाहती है। उसने इसकी तस्दीक ऐसे लहजे में की जैसे वो इनकार करना चाहता था। फिर मैंने पूछा कि इन दोनों की मोहब्बत के मुतालिक उसका क्या ख्याल है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था। उसने जवाब दिया, मैं तो इनकी शादी करवाना चाहता था। फिर अपनी बहन को मारा पीटा क्यों, मैंने पूछा। वो कोई पक्का जुराइम पेशा तो था नहीं कि ये चोट सह जाता। उसका रद्द-ए-अमल ये था जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार उसके जिस्म के साथ लगा दिए हों। उसने चौंक कर मुझे देखा। उसकी आंखें हैरत से खुल गई थीं। मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा कि जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला होकर गलत हरकतें और जुराइम का इर्तिकाब करते हैं कि दौलत और जागीर उन्हें बचा लेगी, मुझे अभी ये यकीन तो नहीं था कि जगन्नाथ ही मेरा मुल्जिम है, लेकिन वह ऐसी खुशफहमी में मुब्तला था जिसका मैंने जिक्र किया है। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने हकलाती हुई सी ज़बान में जवाब दिया कि बहन ने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की थी। हिरन के पीछे जाते हुए तुमने नरदास को एक तरफ इशारा करके भेजा था, मैंने कहा। इसके बाद नरदास किसी को नज़र नहीं आया। क्या तुमने इन टीकरियों के पीछे जाकर उसे तलाश किया था? जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि ये कहोगे कि तुमने तलाश किया था और फलां फलां लड़का तुम्हारे साथ था, तो मैं इनसे पूछूंगा कि तुम्हारा ये जवाब सही है या गलत है। उसने फौरन जवाब ना दिया। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदल गया था, जो घबराहट का वाज़ेह इजहार था। उसने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। फिर उसने दबी सी आवाज़ में कहा कि मुझे याद नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ याद है जगन्नाथ, मैंने कहा। मैंने तुम्हें कहा है कि सच बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उसने कहा। नरदास का मुझे कोई इल्म नहीं। मैं इस लड़की की ज़बान हल्के से तशद्दुद से खुलवा सकता था, लेकिन मैं तशद्दुद से गुरेज कर रहा था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि सिर्फ इकबाली बयान ले लेने पर ही केस मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि शहादत इकट्ठी करनी पड़ती है। और दूसरी मुश्किल ये थी कि ये ऐसे जागीरदार का बेटा था जो बड़ी आसानी से ऊपर पहुंच सकता था। मैं इससे भी ज़रा बचना चाहता था। मैंने इस लड़के को परेशान करने का ये तरीका इख्तियार किया कि इसे कांस्टेबलों की बैरिक में बिठा दिया और कहा कि वो सोच कर मुझे जवाब दे। शाम के वक्त इलाका डीएसपी का फ़ोन आ गया। उसे मालूम था कि ये वारदात क्या है। उसने जगन्नाथ के बाप का नाम लेकर कहा कि इसके बेटे को मैंने शामिल तफ्तीश किया है और इसकी क्या पोजीशन है। मैंने इस अंग्रेज डीएसपी को बताया और साथ ही ये भी कहा कि ये जागीरदार थाने में आकर मुझ पर हुक्म चलाता है। बहरहाल मैंने डीएसपी को सही पोजीशन बता दी। उसने मेरी हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मैं तफ्तीश जारी रखूं और किसी से डरूं नहीं। मैं समझ गया कि जगन्नाथ का बाप डीएसपी के पास जा पहुंचा है। डीएसपी जिला के मरकजी शहर में होता था। उसकी हौसला अफजाई से मैं और ज़्यादा जुर्रतमंद हो गया। अब मुझे इस जागीरदार का कोई डर और ख़तरा नहीं था। अगली सुबह नरदास का बाप घबराहट के हालत में थाने आया। वो तो बहुत ही खौफजदा मालूम होता था। मैं थोड़ी देर पहले थाने आया था। इससे पूछा कि कोई नई वारदात हो गई है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता था और खौफजदा होकर कहता था कि किसी को पता न चले कि मैं थाने आया हूँ।
उसने एक कागज मेरे आगे सिरका दिया और कांपती हुई आवाज में कहने लगा कि दरवाजा बंद कर दें। मैंने इस कागज पर लिखी हुई तहरीर पढ़नी शुरू की। ये तहरीर हिंदी जबान में थी। इसमें लिखा था कि तुम्हारा बेटा नरदास हमारे पास है। अगर तुम इसे जिंदा हमसे लेना चाहते हो तो 20,000 रुपया अदा कर दो और बेटे को ले जाओ, वरना तुम्हें बेटे की लाश मिलेगी। इस तहरीर में एक दिन और वक्त लिखा हुआ था। अगर मुझे वो दिन सही याद है तो वो बुध था और वक्त था 12 बजे दिन का। वो जगह भी लिखी हुई थी जहां ये रकम देनी और निर्दास को वसूल करना था। ये जगह कस्बे से तकरीबन 1 मील दूर थी। चूंकि ये मेरे थाने का इलाका था, इसलिए मैं इस जगह से वाकिफ था। बिल्कुल बंजर और वीरान जगह थी। कुछ हिस्सा नशे भी था। वहां एक दूसरे से दूर दूर चंद एक दरख्त थे। इस रुके के नीचे लिखा था कि तुम्हें ये सौदा मंजूर है तो अपने घर के बाहर वाले दरवाजे के साथ छोटा सा सफेद कपड़ा लटका देना और फिर मुकर्ररा दिन और वक्त पर रकम लेकर उस जगह पहुंच जाना। नरदास का बाप इस वजह से खौफजदा था कि इस रुके में लिखा था कि पुलिस को बताने की गलती न करना, और अगर वहां तुम्हारी जगह पुलिस आ गई तो फिर तुम्हें बेटे की लाश भी नहीं मिलेगी। मैं खास तौर पर ये बात बताना चाहता हूँ कि इस जमाने में अगवा बराए तावान की वारदातें न होने के बराबर थीं। आजकल तो ये जुर्म आम हो गया है। टेलीफोन ने इस जुर्म में खासी सहूलत पैदा कर दी है। मेरे ज़माने में शहरों में शायद कभी कभार ऐसी वारदात हुई होगी। कस्बों और देहात में तो इस वारदात का तस्वुर ही नहीं था। मेरी राय ये थी कि कोई बड़े ही पुख्ताकार जुराम पेशा लोग हैं जिन्होंने इतनी दिलेरी और जुर्रत से ये वारदात की थी। मुझे अब ये डर था कि इन्हें पता न चल जाए कि निर्दास का बाप थाने आया था। इस शख्स ने अक्लमंदी ये की थी कि सुबह सवेरे ही मेरे पास आ गया था। जुराम पेशा लोग इतनी जल्दी जाग उठने के आदी नहीं होते थे। उन्होंने जो दिन दिया था इसमें 4 दिन बाकी थे। मैं अब ये चाहता था कि ये शख्स फौरन थाने से निकल जाए ताकि मुलजिम इसे देख न सकें। मैं मुसलमान हूँ और अपने दीन के अकायद को रूह की गहराइयों से मानता हूँ। मैंने अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए नरदास के बाप से कहा कि वो घर जाकर दरवाजे के सामने छोटा सा सफ़ेद कपड़ा लटका दे और दिन भर लटका ही रहने दे। इसका मतलब यह था कि ये शख्स 20,000 रुपये तावान अदा करने पर रजामंद है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उस जमाने का 20,000 रुपया आज के 7-8 लाख रुपयों के बराबर था।